हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज के बारे में बात करेंगे जो जो कि compete कर रहा है यूनेस्को हेरिटेज टैग के लिए। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। अब आप सबने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज के बारे में सुना होगा। यहाँ देखिए, ये जो लिविंग रूट ब्रिज है, ये क्या चीज़ दर्शाता है? सोशियो कल्चरल, सोशल एंड बोटानिकल लिंक्स। यानी यहाँ पे आपको सोसाइटी और इन्वायरमेंट के बीच में लिंक्स नज़र आएंगे कि किस तरह से ह्यूमन कल्चर और इन्वायरमेंट या नेचर आप कह लीजिए, हाँ आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नेचर और ह्यूमन कल्चर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह। ये जो ब्रिज है ये उस चीज़ को हाईलाइट करता है। अब यहाँ पे दे आर वाइंग फॉर टैग ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो compete कर रहा है ये ब्रिज कि इसको टैग मिलना चाहिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और भी डिटेल में। देखिए, इस लिविंग रूट जो ब्रिज है इसका नाम है जिंगकेंग जरी, इसके प्रोनाउंसिएशन कुडवैरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नेचर और ह्यूमन कल्चर के बीच में, और ये वर्ल्ड फेमस है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, ग्लोबल ऑडियंस, वो सब इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये हमको सिखाता है कि हमको एक बैलेंस अपनाने की ज़रूरत है इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच में। अब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है मेघालय, इस पे लगातार काम कर रहा है कि हम किस तरीके से इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, और पिछले कुछ सालों से बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ पे काम किया भी जा रहा है। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड के संगमा, उन्होंने रिसेंटली एक नेशनल कन्वेंशन ऑन कम्युनिटी थी, उस पर डिटेल में इस ब्रिज के बारे में और दे आर वाइंग फॉर यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया और इन्वायरमेंट को डिस्कस किया, किस तरह से इन्वायरमेंट को और डेवलपमेंट को बैलेंस में चलना चाहिए, इस पे उन्होंने बात की। अब हम इस लिविंग रूट ब्रिज के बारे में बात करें, जिंगकेंग जरी या लिविंग रूट ब्रिजेस। अब रूट्स तो आप समझते हैं कि हर प्लांट की रूट्स होती हैं। अब उन रूट्स को यूज़ करके अगर हम ब्रिज बना दें तो ये एक बहुत ही अमेजिंग आर्ट है, आर्किटेक्ट है, वो भी बहुत पुराने ज़माने का। ट्राइबल्स ने, जो वहाँ की इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, उन्होंने ये कभी ट्राई किया होगा। इसमें जो एरियल ब्रिजेस हैं, हवा में ब्रिजेस बनाए जाते हैं रूट्स को मैनिपुलेट करके। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। स्पेशली इंडियन रबर ट्री का आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि लोगों के लिए एज कनेक्टर्स काम कर रहा है इन एरियाज़ में। अब क्या किया जाता है, जैसे कि 15 to 250 फीट के बीच में कई सेंचुरीज से ये काम हो रहा है। ये ब्रिजेस बनाए जाते हैं पानी के ऊपर, जहाँ से थोड़ी नदी बह रही होती है, स्ट्रीम्स बह रहे होते हैं, और ये वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं। अब ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है पूरे दुनिया में। इससे क्या सीख सकते हैं कि अपनी सिटीज़ को हम और भी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। अब इसके बारे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात यह है कि ये जो रूट ब्रिज है ये ट्राइबल नॉलेज से बनाया गया है। ट्राइबल्स ने रूट्स को इस तरीके से ट्रेन किया है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करें और एक दूसरे के साथ ऐसे वीव होके एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाएं। और देखिए, इनको ये लेटरल डायरेक्शन हो गई आपकी एरियल, जिस तरह से बनाया जाता है ब्रिज, और इससे आपका लिविंग ब्रिज बन जाता है। अब प्रोसेस क्या होता है, जो आपकी यंग रूट्स होती हैं, रबर ट्री की यंग रूट्स होती हैं, उनको साथ में जो एरियल रूट्स हैं उनकी, फिकस इलास्टिका जो इंडियन रबर का ये साइंटिफिक नेम है, उनको नेटिव जो आपके बैम्बू ट्रंक्स होते हैं जो हॉलो होते हैं, उनके बीच में डायरेक्शन दी जाती है ग्रो करने के लिए। बाद में वो रूट्स खुद ही इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उनको बैम्बू, ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है, इसकी ज़रूरत नहीं होती और वो प्रॉपरली ग्रो कर जाती हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सब रूट्स हैं और कितनी स्ट्रांग हो गई हैं बाद में, और एक ब्रिज के फॉर्म में आपको नज़र आती हैं।
बैम्बू में इसलिए रखा जाता है इसको, ताकि इसको वहाँ से, रूट्स को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना ग्रो करने के लिए, जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए या वेदर से प्रोटेक्शन चाहिए, बारिश हो रही है या कैसा भी वेदर है, तो एरियल रूट गाइडेंस सिस्टम का काम करता है, जो स्ट्रक्चर उसको सहारा देने के लिए रखा जाता है। और ओवर द टाइम आप देखेंगे ये एरियल रूट्स एकदम साइज में भी इंक्रीज हो जाएंगी, स्ट्रेंथ भी इनकी इंक्रीज हो जाएगी, थिकनेस भी इंक्रीज हो जाएगी, फिर बैम्बू ट्रंक्स की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी और आपका पूरा ब्रिज जो है वो बन जाएगा। सो दिस इज टोटली क्लियरली ट्राइबल नॉलेज, जहाँ पे नेचर को और ह्यूमन कल्चर ने आपस में, आप कह सकते हैं, कोलैबोरेट करके इस तरह का ब्रिज बनाया है। वाई फिकस इलास्टिका, इसमें फिकस इलास्टिका यानी रबर प्लांट ही या रबर ट्री ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये जो ब्रिजेस हैं उनकी ग्रोथ के लिए नेचर में बहुत ही ज़्यादा कंड्यूसिव है, ईजिली है। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये इलास्टिक है, ईजिली कंबाइन हो जाता है, और प्लांट्स जो हैं ये ग्रो करते हैं रफ और रॉकी सॉइल्स पे, इसलिए ये बहुत ही फिजिबल माना जाता है। अब इससे आर्किटेक्चरल स्कोप क्या है? आर्किटेक्ट में हमको क्या स्कोप दिखता है? जर्मनी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ऐसे 77 ब्रिजेस जो हैं खासी, जंतिया हिल्स, मेघालय में 2015, 16, 17 में, क्योंकि ये सिर्फ इकलौता ऐसा ब्रिज नहीं है, इस तरह के ब्रिजेस आपको और भी मिलेंगे, उन्होंने उनको स्टडी किया। और रिसर्च और उनकी स्टडी ये सजेस्ट करती है कि फ्यूचर में अगर हमारे कोई बोटानिकल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स हैं सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पे ये नॉलेज यूज़ की जा सकती है, ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं खासी के लोगों की, और फर्दर जो डेवलपमेंट है मॉडर्न आर्किटेक्चर में इससे हो सकती है। अब क्या इस चीज़ को हम कहीं और रेप्लिकेट कर सकते हैं, किसी और जगह में सेम ब्रिज ऐसा बना सकते हैं ये टेक्निक यूज़ करके? तो अभी ये रिसर्च बहुत ही अर्ली फेज में है, अभी ऐसा कोई हम बहुत ही क्लियरली ये चीज़ नहीं बोल सकते, लेकिन फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस आइडिया को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और कोई कॉन्क्रीट प्लान या प्रोजेक्ट्स अभी ऐसे शुरू नहीं हुए हैं क्योंकि रिसर्च इस पे चल रही है, बट प्रॉबेबली हम ये रेप्लिकेट कभी ना कभी कर पाएंगे। लेकिन अब एक पॉइंट है कि जिस तरह से टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, लोग इसके बारे में जान रहे हैं, इसको देखने के लिए जाते हैं, तो इन एरियाज की हेल्थ भी डिटीरियोरेट हुई है। सर्टेन रूट ब्रिजेस जो मेघालय में हैं वो थोड़े वीक पड़ गए हैं। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ब्रिजेस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे रिवाई रूट ब्रिज हो गया, उमशियांग डबल डेकर ब्रिज हो गया। अब टूरिज्म ग्रोथ की वजह से वहाँ पे काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है, ये ब्रिजेस वीक हो गए हैं, अब एक सर्टेन वेट ही उठा पाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर लोग इस पर खड़े होंगे टूट भी सकता है। तो लास्ट 10 सालों में बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट इन पे पड़ा है। किस वजह से? एक तो टूरिज्म की वजह से, दूसरा मॉडर्न आर्किटेक्चर की वजह से, कि वहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा कंक्रीट से रास्ते बनाने शुरू कर दिए, फुटपाथ बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी उसके आगे पीछे, तो ब्रिज की हेल्थ पे उसका असर देखने को मिलता है, उसमें क्रैक्स आ गए हैं, ब्रिज वीक हो गया है, ज़्यादा लोगों को सहन नहीं कर सकता, वेट एकोमोडेट नहीं कर सकता बियॉन्ड अ सर्टेन कैपेसिटी। तो कुछ नुकसान हमें इसके देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है जिसके लिए दे आर कंपीटिंग? ये एक लैंडमार्क है, एक लीगल प्रोटेक्शन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्ट्रेड कौन करता है यहाँ पे, कौन देता है? यूनेस्को। यानी एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है आपको यूनेस्को की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को इनको डेजिग्नेट करता है। क्यों? किन वजहों पे, किन चीज़ों को देख के ये टैग दिया जाता है कि उसका कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हिस्ट्री के किसी चीज़ से कोई जुड़ा हो, कल्चर से जुड़ा हो, कोई इस तरह का सिग्निफिकेंस हो, कल्चरल, नेचुरल हेरिटेज, और वर्ल्ड में और कम्युनिटी में वो बहुत आउटस्टैंड करे, लगे कि यार ये ह्यूमैनिटी की कोई अलग ही एग्जाम्पल है। तो इसमें सिलेक्ट होने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनिक लैंडमार्क होना चाहिए, जोग्राफिकली, हिस्टोरिकली। तो इसलिए ये ब्रिज ऑलमोस्ट हमको ऐसा लगता है, इसलिए दे वांट कि उनको ये टैग मिले। अभी रिसेंटली कोलकाता दुर्गा पूजा को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला था कल्चरल रीज़न की वजह से। और बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे हेरिटेज लिस्ट की, आप देख सकते हैं। रामलीला, रामन, और यहाँ पे ICH की भी लिस्ट है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किन किन चीज़ों को हेरिटेज लिस्ट में क्या क्या आता है। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन।
एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के एंगल से आप इसको देख सकते हैं, और दूसरा इन्वायरमेंट के एंगल से कि इन्वायरमेंट या इकोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट, या ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ह्यूमन कल्चर और नेचर के बीच में, तो इसको अलग अलग एंगल से आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट इज बिहार में कौन सी है? ताजमहल, जंतर मंतर, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर, नालंदा महावीरा। तो आप मुझे महाविहारा, नालंदा महाविहारा। ओके, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे आपको मिलते जाते हैं, वरना आप कमेंट सेक्शन में भी एक दूसरे के आंसर्स देख सकते हैं। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।